बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 10 लेक्चर जो हैं वो हो चुके हैं पाकिस्तान अफेयर के, पाकिस्तान हिस्ट्री के, और ये आज हमारा 11वां लेक्चर है। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों के साथ गुफ्तगू करता चलो, फिर हम अपना जो है लेक्चर का आगाज़ करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अभी डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आई हुई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट आई हुई है, फलां की, एक चीज़ आप लोग वाजे लिख लें, नोट कर लें, ये चीज़, ये क्वेश्चन अपने माइंड में रख लें कि कोई भी सीट जिसमें जर्नल सिलेबस होता है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं जैसा कि पाकिस्तान अफेयर, एविडेंस साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ से भी वो सब्जेक्ट मिल रहा है उस सब्जेक्ट का कोई स्पेशल, आप ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो डिप्टी अकाउंटेंट के लिए पाकिस्तान अफेयर अलग हो जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अलग हो जाएगा, जूनियर क्लर्क के लिए अलग हो जाएगा। ये पीपीएससी का एक हुस्न समझें आपके पाकिस्तान अफेयर आपका सारे का सारा वही सारी सीट्स के लिए आपको दरकार है। इसी तरह से आप जिस भी सब्जेक्ट को उठाएंगे और वो सब्जेक्ट अगर रिक्वायर है किसी पोस्ट के लिए तो इसका मतलब है कि आप उसी पोस्ट के लिए ही तैयार कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, आज डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स चल रही हैं तो आप आज डिप्टी अकाउंटेंट के लिए देखें इसको, और आगे जाके 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है, कोई और पोस्ट आती है जिसमें, और तकरीबन जनरल सिलेबस जो होता है वो सेम ही होता है, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट यही होते हैं, और आप कहें कि ये तो डिप्टी अकाउंटेंट के लिए पढ़ाई गई थी, अब मैं डिप्टी अकाउंटेंट के अलावा अब जो पोस्ट आई है उसके लिए पढ़ूँ, ठीक है। तो जब भी सर्च किया करें ये ना किया करें कि डिप्टी अकाउंटेंट के लिए पाकिस्तान अफेयर, जब सिलेबस मांगा गया है तो सिलेबस के मुताबिक आप सब्जेक्ट को सर्च किया करें कि पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर पाकिस्तान अफेयर, इस तरह से जैसे आपका मेथड है सर्च करने का, लेकिन पाकिस्तान अफेयर कंप्लीट प्लेलिस्ट, कंप्लीट सीरीज, ठीक है, हमेशा इस तरह सर्च किया करें। जब आप पाकिस्तान अफेयर का कोई ऐसे सर्च करते हैं आपको रैंडम लेक्चर मिल जाता है, आप वो देखते हैं और उसके बाद कोई लेक्चर नहीं मिलते, लेकिन मेरा एक भी लेक्चर आप देखेंगे, आप जैसे 11वां लेक्चर देख रहे हैं तो आपने मेरी तमाम पिछले 10 सब्जेक्ट जो है 10 लेक्चर जो है इसी चैनल पे मौजूद है, अपनी लिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से वो पिछले 10 लेक्चर करने के बाद ये 11वां लेक्चर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इन तकरीबन 13 से 14 लेक्चर में पाकिस्तान अफेयर हम कंप्लीट करने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम को ज़ाया किए बगैर। हम 1970 तक पहुँच चुके थे और 1970 क्योंकि हम ईयर वाइज देख रहे हैं कि फलां ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था, फलां में कौन सा हुआ था, जैसे कमीशन पूछता है वैसे ही। तो 1970 के अंदर हम पहुंच चुके थे और 1970 में हमारे कौन कौन से इवेंट्स चल रहे थे, ठीक है। अब हम फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन 1970, ठीक है, कि इलेक्शन जो हुए थे 1970 में इलेक्शन कौन कौन से हुए थे और इलेक्शन में क्या क्या चीज़ें जो है हमने पढ़नी है, और इलेक्शन में कौन कौन जो लीडर्स थे और कौन कौन सी जमातें थी, ठीक है। तो हमारे पास है इलेक्शन 1970। आप लोगों का एक सवाल था और वो सवाल ये था कि हमने नोट करना होता है, थोड़ा सा स्लो चला करें और स्क्रीनशॉट भी बनाने दिया करें और लिखने भी दिया करें, सारा बोल के मत बताया करें। तो आप लिख लें कि इलेक्शन 1970 जो है, ये 27 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुए थे। कब? 27 दिसंबर। क्योंकि डेट्स जो है याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना आप समझते हैं और मैसेज करते हैं कि सर कैसे डेट्स याद रखें, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो भाई मुमकिन है, ठीक है। तो 27 का 7 है और उधर भी 70 का 7 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि 1970 का एंड चल रहा है, 12वां महीना है और 27 तारीख है, ठीक है। यानी 1971 ही लग गया है, 3-4 दिन बचे पड़े हैं और 1971 की डेट जो है आने वाली है। और 27 दिसंबर 1970 को क्या हो रहे हैं? इलेक्शन 1970 हो रहे हैं। जमातें कौन कौन सी हैं जी? उधर से शेख मुजीबुर रहमान साहब हैं हमारे ईस्ट पाकिस्तान से, जो मेजर जमातों की बात करें तो, और इधर से हमारे भुट्टो साहब हैं PPP, ठीक हो गया जी। कौन कौन सी जमातें हैं जी? एक अवामी लीग थी, किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की जो जमात थी उसका नाम अवामी लीग था, और जो भुट्टो साहब की जमात थी वो थी PPP। अवामी लीग वर्सेस PPP। अगर लीडर्स के नाम की बात की जाए तो अवामी लीग से थे शेख मुजीबुर रहमान, और इधर से थे जी भुट्टो साहब, ठीक हो गया जी। 27 दिसंबर 1970 को होने वाले इलेक्शन में 2 जमातें थी, एक PPP और दूसरी थी अवामी लीग। अवामी लीग के लीडर कौन थे जी? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि थे ईस्ट पाकिस्तान से, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। आज का बांग्लादेश है, उस वक्त जो था वो था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक हो गया जी।
और भुट्टो साहब जो थे वो थे आज के पाकिस्तान से, और उस वक्त का जो था वो था वेस्ट पाकिस्तान, WP का मतलब है वेस्ट पाकिस्तान। उस वक्त टोटल 300 सीट्स थी। 300 में से जो लीडर, जो पार्टी 151 सीट्स जीतेगी वो क्या करेगी, हुकूमत बनाएगी। ठीक है, टोटल सीट्स थी 300। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट 151 जो थी रिक्वायर्ड थी। कितनी थी? 151 रिक्वायर्ड थी। 151 जो है रिक्वायर्ड थी और टोटल सीट्स थी 300। अगर हम बात करें कि टोटल अवामी लीग की सीट्स कितनी थी, जीती है अवामी लीग ने कितनी थी, तो 167 जो थी वो जीती थी अवामी लीग ने, 167 बाय 300। ठीक है, 300 में से अवामी लीग ने कितनी जीती थी? 300। तो इसका मतलब क्या है, हमें कितनी रिक्वायर्ड थी जीतने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए? हमें रिक्वायर्ड थी 151। हुकूमत किसकी बनती है जी? शेख मुजीबुर रहमान साहब की। अच्छा, लेकिन होता कुछ इसके बरअक्स है। ठीक है, जो जीतता है 166 तो 67 उसको कहा जाता है भाई आप थोड़ा सा सब्र करें, हम ये भी खड़े हैं वेस्ट पाकिस्तान वाले। इधर से भुट्टो साहब के पास टोटल तो 300 सीट्स थी, लेकिन 300 सीट्स में से भुट्टो साहब जीतते कितनी है जी? 86। PPP कितनी जीतती है जी? 86 बाय 300। तो यहाँ पे अब इक़्तिदार की जंग में क्या होता है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ जो बंगाली थे, बांग्लादेश था। अच्छा देखें ना, हम थोड़ा सा हिस्ट्री को, तारीख को हमारे ज़हन पे ये चीज़ें नक्श होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पहले ही दिन से हमें इसी कुर्सी के इक़्तिदार की वजह से हम बंगालियों को कहीं ना कहीं दूसरी कौम तस्वर करते थे। उन्हें कहते थे, उन्हें रियलाइज़ करवाते थे कि आप जो है वो थोड़े हैं, हम ज़्यादा हैं, आप जो है उसका हिस्सा इतना नहीं है पाकिस्तान का जितना हम हैं। तो आखिर उसका नतीजा क्या हुआ है, यहाँ पे 167 और यहाँ पे 86। तो हुकूमत किसकी बननी थी? बैरून 151 जिसकी सीट्स होनी थी उसकी हुकूमत बननी थी। लेकिन इस 1970 के इलेक्शन में बहुत डिले की जाती है। तकरीबन मार्च जो है उसका कहा जाता है कि मार्च में इजलास होगा और हुकूमत जो है वो सेट की जाएगी। ठीक है, लेकिन होता कुछ यूँ है कि 3 मार्च को इजलास बुलाया जाता है। कब? 3 मार्च 1971 की बात है। कब जी? 3 मार्च 1971 को इजलास होना था, मीटिंग होनी थी ढाका के अंदर कि हम अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे। शेख मुजीबुर रहमान साहब इजलास करने के लिए सबको इनविटेशन देते हैं, वेस्ट पाकिस्तानियों को, ईस्ट पाकिस्तानियों को, कि आप लोग क्या करें जी, हमारा हिस्सा बने और आए और आके असम्बलियों की सेटिंग के लिए हमारे साथ बैठे, टेबल पे बैठे। 3 मार्च 1971। अच्छा, मार्च का महीना है और इधर इलेक्शन कब हो रहे हैं? 27 दिसंबर को। तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे, अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया गया था वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से। ये बैठे थे और इनका मौक़िफ़ क्या था? इनका मौक़िफ़ ये था कि 167 सीट्स तो हैं आपके पास, शेख मुजीबुर रहमान साहब को ये कहते हैं, क्या वेस्ट पाकिस्तान में आपकी कोई सीट है? नहीं थी। वेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ भुट्टो साहब की जीत थी। वेस्ट पाकिस्तान जो था हब था उस वक्त एक तरह से, और ईस्ट पाकिस्तान जो था उसका हिस्सा था। ये कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान वाले कि भाई आपकी यहाँ पे एक भी सीट नहीं है, आप पूरे वेस्ट पाकिस्तान का फैसला कैसे करेंगे, आप असम्बलियाँ कैसे बनाएंगे? उधर 86 सीट वाले की कोई ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं थी भुट्टो साहब की। तो ईस्ट पाकिस्तान वाले कहते थे कि आप टोटल हारे हुए हैं, तो आप हम पे कैसे मुसल्लत होंगे, सिर्फ 86 सीट्स वाले। तो ये चीज़ जो थी, इन्होंने कहा कि भाई हम तो ऐसे नहीं मानते, वेस्ट पाकिस्तान में आपका राइट ही नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं आपने तो एक सीट भी नहीं जीती, तो हम आपको कैसे हुकूमत बनाएंगे? तो शेख मुजीबुर रहमान 3 मार्च 1971 को इजलास का कहते हैं कि इजलास होगा, लेकिन 2 मार्च 1971 क्या होता है जी, अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं जी शाहजहां खान साहब। हमारे पास उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था जी? शाहजहां खान साहब थे। हमारा कौन सा प्रेसिडेंट है? 3rd प्रेसिडेंट है। पहला हमारे पास कौन था, दूसरा कौन था और तीसरा कौन था? जरा सा देख लीजिए इसको।
पहला हमारे पास था इस्कंदर मिर्जा साहब, पहला प्रेसिडेंट कौन सा हमारे पास था? इस्कंदर मिर्जा साहब, जो कि हमारे पहले गवर्नर लास्ट गवर्नर जनरल, फोर्थ गवर्नर जनरल भी थे और 1956 के आइन के तहत फिर इसे प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। उसके बाद हमारे दूसरे कौन से हैं? अयूब खान साहब। अयूब खान साहब हमारे कौन से हैं जी? दूसरे प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद हमारे तीसरे कौन से हैं जिस वक्त चल रहे थे? जनरल जाजा खान साहब। तो जनरल जाजा खान साहब ऐलान करते हैं 2 मार्च 1971 को कि अभी जो है हम डिले कर रहे हैं। कब तक जी? 25 मार्च तक। 25 मार्च को दोबारा हमारा इजलास होगा। अभी तक हम इस इजलास को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। जब बंगाली ये चीज़ देखते हैं तो बंगाली कहते हैं कि पहले 3-4 महीने हो चुके हैं, हमें हुकूमत जो है नहीं दी जा रही, तो अब हम 25 मार्च का कैसे करें इंतज़ार? कब जी? 25 मार्च 1971 को दोबारा इजलास होगा। ये डेट कौन एक्सटेंड करता है जी? जाजा खान साहब ऐलान करते हैं। ठीक है, जाजा खान साहब के ऐलान करने पर बंगालियों में गम और सही गुस्सा होता है और बंगाली क्या करते हैं? बंगाली कहते हैं भाई हम तो आपकी इस बात को मानते ही नहीं हैं, ठीक है, अब हम हुकूमत लेंगे, अपने हिसाब से हुकूमत लेंगे। बंगाली 25 मार्च 1971 को क्या कर देते हैं जी? फसादात शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान के झंडे जो हैं ये उतारना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान का हम हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, 25 मार्च 1971 को बंगाली क्या कर देते हैं? इसी डेट को ही एहतजाज कि अभी तक हमें जो है हुकूमत नहीं दी गई, हम सीट्स जीतने के बावजूद भी अभी तक बैठे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसी पर बंगाली 25 मार्च की बजाय 26 मार्च को क्या करते हैं? अपना आज़ादी का दिन जो है उसको मनाते हैं हर साल। 26 मार्च इंडिपेंडेंस डे, जैसे हम 14 अगस्त को मनाते हैं। बंगाली कब मनाते हैं जी? बंगाली कहते हैं हमारा 26 मार्च 1971 जो है इंडिपेंडेंस डे है, हमारा आज़ादी का दिन है, हम अलग हो गए थे। ठीक है, कब कहते हैं जी? 26 मार्च 1971 का कहते हैं। चलें, ये अपनी स्ट्रगल जो है बेसिकली 25-26 मार्च स्टार्ट कर देते हैं, एहतजाज स्टार्ट कर देते हैं और बिल्कुल सरेआम ये खिलाफ हो जाते हैं किसके? हमारे वेस्ट पाकिस्तानियों की रूल्स के, पॉलिसीज़ के और जनरल जाजा खान साहब के। ठीक है, जनरल जाजा खान साहब क्या करते हैं? इसी 25 मार्च जिसका अनाउंस किया था कि हम जो है इजलास बुलाएंगे और मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे हुकूमत का, उसी 25 मार्च 1971 को जाजा खान साहब क्या कर देते हैं जी? ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। किनके खिलाफ? बंगालियों के खिलाफ। ऑपरेशन का नाम देते हैं सर्च लाइट। पहले आप देख चुके हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो हमने कश्मीर की जीत के लिए, कश्मीर की फतह के लिए हमने किसके खिलाफ किया था? इंडिया के खिलाफ किया था। हम सारे ऑपरेशंस को इंशाल्लाह तरतीब के साथ भी देखेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद हम इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1962 और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको कंपैरिजन करके देखेंगे, सारी जो चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन हमने क्या करना है? ऑपरेशंस को भी अलग से देखना है क्योंकि ऑपरेशंस की हमारी एक लिस्ट है पूरी की पूरी। तो ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ये 25 मार्च 1971 को स्टार्ट होता है बंगालियों के खिलाफ, बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, इस 25 मार्च 1971 के ऑपरेशन की डेट है तकरीबन 2 मंथ के लिए। 25 मार्च से 25 अप्रैल 1 महीना और 25 अप्रैल से 25 मई 2 महीने, तकरीबन 2 महीने। 20 मार्च भी कह सकता है, 25 मार्च भी कह सकता है। ठीक है, 1971, सॉरी मार्च नहीं, हाँ मार्च, बिल्कुल मार्च नहीं, मई। बीस से 25, जो 2025 नहीं है, 20 या 25 मई 1971, कितने मंथ के लिए? 2 मंथ। 2 मंथ ये क्या करते हैं जी? ये डंडा, लाठी, सोटी चार्ज करते हैं किसको? बंगालियों को चुप करवाने के लिए। आर्जी तौर पर बंगाली चुप तो कर जाते हैं, लेकिन जो उसका
एक तरह से कह सकते हैं कि जो नतायज थे वो बहुत ही बुरे थे नतायज, क्योंकि उस नतायज की बुनियाद पर उन्हें ये वाज़ेह हो गया है कि हम इनसे अलग हैं, हम इनको अपना नहीं मान सकते और ये हमें अपना नहीं मान सकते। जनरल जायशा खान साहब के इस एक्शन की वजह से बंगालियों में शदीद गम गुस्सा होता है और उन्हें क्या कर दिया जाता है जी, लड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। अच्छा, जब ये सारी की सारी सूरत हाल होती है, बंगालियों को वाज़ेह हो जाता है कि हमें हुकूमत मिलने के बजाय हमें कैद किया जा रहा है, हमें जो है एक तरह से सजा दी जा रही है। तो बंगाली यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंस डे तो मनाते ही हैं और जो इनके पाकिस्तान के उस वक्त झंडे थे उनको क्या करते हैं, जो उतार देते हैं सारी की सारी बिल्डिंग्स पर जो सरकारी इमारतें थी और अपने आप को एक अलग रियासत के तौर पर ऐलान करते हैं और तस्वर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्योंकि उस वक्त आपको आज भी शायद कंसेप्ट है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो ज्योग्राफी में चीज़ें पढ़ाई हुई हैं कि पाकिस्तान, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये इंडिया है और ये जो है बंगाल है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये क्या है, बांग्लादेश है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या है, ये जगह जो है कश्मीर है। इंडिया क्या करते हैं, उस वक्त देख चुका होता है कि पाकिस्तान इस वक्त, बंगाल और पाकिस्तान जो है एक दूसरे के खिलाफ है, तो इंडिया सपोर्ट करता है बंगालियों को आर्मी देने में, हथियार देने में कि आप लोग क्या करें जी, इनके खिलाफ जंग लड़ें, हम आपके साथ हैं। और इसी तरह से एक साजिश करते हैं और कश्मीर से एक क्या करते हैं, प्लान को हाईजैक करते हैं और लाहौर में उतार देते हैं जी। कहाँ पे, कश्मीर से प्लान को हाईजैक करते हैं, जिसे गंगा नाम देते हैं, गंगा हाईजैक प्लान हाईजैक। ठीक है, गंगा प्लान हाईजैक कहाँ से, कश्मीर से हाईजैक करते हैं और कहाँ पे लेके आते हैं जी, लाहौर में लेके आते हैं। ठीक है जी, कश्मीर से लाहौर तक, और लाहौर में फिर वो खुद ही 30 जनवरी 1971, ठीक है, इसकी डेट जो है वो 30 जनवरी 1970 है। हाँ, 30 जनवरी 1970 को क्या करती हैं जी, गंगा प्लान हाईजैक। ये सारे के सारे मंसूबे बनाए जा रहे थे बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया को क्या करने, बांग्लादेश को तोड़ने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, ताकि इधर पाकिस्तान हमारे सिर पे ना बैठा और इधर भी, क्योंकि अगर पाकिस्तान बंगाल हमारा हिस्सा होता तो इधर से हम इंडिया को प्रेशराइज कर सकते थे और इधर से पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकते थे। लेकिन हमने उस कुर्सी की खातिर अब वो तो चले गए, उनकी हड्डियां भी चले गई, दफन हो गए। ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, तो पाकिस्तान की एक इकॉनमी की जो कह सकते हैं कि बंगाली हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं आज, और बंगाल आज हमसे भी ज़्यादा कहीं तरक्की याफ्ता मुल्क है और ज़्यादा शऊर है उनमें। हम पाकिस्तानी की निस्बत से, पाकिस्तानी भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शऊर याफ्ता हैं, लेकिन बंगाल जो है इस वक्त अगर हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन करें तो वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से एक दो और इवेंट भी है। अच्छा, ये बात की गई है कि हमारा जो बांग्लादेश में ऑपरेशन किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था AK न्याज। ठीक है, कौन सा हमारा ऑपरेशन किया गया था, AK न्याज। यहाँ पे लिख देता हूँ, AK न्याज क्या करते हैं जी, जब वो खुद को सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं कि हम जो है बस है हमारी, और उस वक्त वहाँ पे ये क्या था, बल्कि ये आर्मी चीफ था, वहाँ पे कमांडर इन चीफ था, उसमें फ़ौज को लीड कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान में। और 16 दिसंबर 1971 को हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं AK न्याज खान साहब। ठीक है, कब, और हम कहते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को हमसे बंगाल जो है अलग हुआ था। लेकिन बंगाली क्या कहते हैं, बंगाली कहते हैं कि हम 26 मार्च 1971 से ही आज़ाद हो चुके हैं, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान मानते ही नहीं और अपना हिस्सा मानते ही नहीं है। 16 दिसंबर 1971 को क्या करते हैं जी, सरेंडर करते हैं जी AK न्याज खान साहब। और उसी वक्त ही बंगाली क्या करते हैं जी, हमारी तकरीबन 93,000 जो है आर्मी थी और सिविल जो थे उनको क्या करते हैं जी, वहाँ पे पकड़ लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, हमारे सारे के सारे जो रिसोर्सेज थे, जो लोग थे। ठीक है, कितने लोग, 93,000, 93,000। ठीक है। अच्छा, उस वक्त इंदिरा गांधी थी उधर
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो थी इंडिया की इंदिरा गांधी साहिबा क्या करती हैं कि कश्मीर को आप छोड़ दें, हम आपका ये 93,000 लोग जो है इधर से बंगालियों से आज़ाद करवाते हैं और छुड़वाते हैं। ये सारे का सारा मंसूबा जो है तैयार किया जाता है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्या करते हैं जी, कहते हैं नहीं जी आप सारे के सारे लोग अपने पास रखें, हम ये मुआहदा नहीं मानते, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये कब हो रहा है मुआहदा 93,000 लोगों का, ये हो रहा है शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972। शिमला एग्रीमेंट शिमला एग्रीमेंट आपने बहुत बार सुना है। 1972 के अंदर जुलाई है, जुलाई की तारीख कौन सी है, 2 तारीख है, ठीक है जी। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट होता है। इधर से जेड भुट्टो साहब हैं और उधर से कौन है जी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हमारा ब्यास रिवर है, जो इंडिया का ब्यास रिवर हमारा पाकिस्तान से आता था, और फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया जी, इंदिरा गांधी इरिगेशन सिस्टम या कैनाल, हाँ इरिगेशन सिस्टम, क्योंकि कैनाल सिस्टम बनाया था जो दुनिया का या आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी इरिगेशन सिस्टम जो है उन्होंने बनाया है। उस ब्यास रिवर को मोड़ के इंडिया में टर्न किया है और इसी इंदिरा गांधी के नाम पे है, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी 2 जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट शिमला के मकाम पे होता है और इसमें 93,000 आर्मी और सिविल जो लोग हैं उनको वापस भेजने का प्लान बनाया जाता है। लेकिन भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन फिर चले कुछ ना कुछ मुतालबात मानने की वजह से कहा गया कि चले आप ऐसे ना करें, आप कश्मीर का मसला जो है इस तरह सुलझाएं कि जो सीज फायर लाइन 1949 में हुई थी उस सीज फायर लाइन को थोड़ा सा आप अपनी तरफ रखें, हम अपनी तरफ रहते हैं और इसका नाम भी तब्दील करते हैं और उसमें थोड़ी सी शरायत भी तब्दील करते हैं और इसका नाम रख दिया जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। LOC जो कि हमारी 861 किलोमीटर है। हम किस में पढ़ चुके हैं, ये ज्योग्राफी में बार बार पढ़ चुके हैं। 861 किलोमीटर हमारी LOC जो कि यहाँ पे है, पाकिस्तान से बनाया था मैंने, पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान, ठीक है, इंडियन कश्मीर कह सकते हैं आप। अच्छा, तो LOC जो है बल्कि पाकिस्तानी कश्मीर ही है, इंडियन नहीं, कहीं नाराज ना हो जाए आप। अच्छा, LOC इसका नाम 1972 में शिमला एग्रीमेंट के तहत तब्दील हुआ था। 1972 के हम जिस साल में हैं तो 1972 में ही हम देखेंगे। इसका पहले नाम था सीज फायर लाइन। कितना टाइम हुआ? सीज फायर लाइन जो है इसका नाम तब्दील होता है, जो 1949 में इसका नाम सीज फायर लाइन रखा गया था और ये रखवाई किसने जंगबंदी करवाई थी, ये यूएनओ ने करवाई थी। तो अब इसका नाम जो है तब्दील करके LOC रख दिया गया। ये जो है 1972। और हाँ, ये 93,000 लोगों में से 195 लोग जो थे सिर्फ और सिर्फ उन पर मुकदमा चलाया गया था, केस चलाए गए थे। कितने लोगों के खिलाफ? सिर्फ और सिर्फ 195, ठीक है, केस चलाया गया था बंगालियों की तरफ से, ठीक है। कि ये लोग जो हैं आर्मी के थे, जो सिविल थे, जो साजिशों से मुलविस थे और जो हुकूमत ना देने के चक्कर में थे, और सारे के सारे मिसाइल जो थे 195 लोगों के खिलाफ चलाया गया। बाकी सारे के सारे जो है पाकिस्तान को वापस दे दिए गए और ये 1972 के शिमला एग्रीमेंट के तहत हुआ, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जी भाई, आपने किसने बनाना है तो स्क्रीनशॉट बना लें और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग अभी तक 20-25 मिनट का लेक्चर हुआ है, थकना बिल्कुल नहीं है। हम बहुत स्लो आप तो चल रहे हैं पिछले लेक्चर्स की निस्बत से, ताकि आपको समझ आए। हमने सिर्फ कोई ज़्यादा नहीं 20-25 क्वेश्चन ही वो डिस्कस किए हैं। आपको पहले भी कहता रहता हूँ कि आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स के साथ साथ आपने वन लाइनर भी तैयार करना है, जिस वन लाइनर की वजह से आपकी तैयारी जो है बूस्ट होती है। आप क्या कर पाते हैं, जल्दी से चीज़ें जो है फिर रिवीजन कर पाते हैं। जब आप तैयारी एक बार कर लेते हैं उसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप लेक्चर कर रहे होते हैं आपको चीज़ें समझ तो आ रही होती हैं, लेकिन आप असबर नहीं कर पाते। फिर असबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स में से वन लाइनर बनाना पड़ता है, ताकि हर क्वेश्चन आपको सवाल और जवाब दोनों एक लाइन में मिले, ठीक है। नोट्स जो है आपका एक तरह से क्रक्स है तैयारी का। 70% आपकी तैयारी हो जाती है, चीज़ तैयार हो जाती है जब आप नोट्स बना लेते हैं। 30% आपकी रिवीजन होती है और 70 क्या होता है,
और आप लोगों ने क्या करना है, इस हमारी जो काविश है, मेहनत है, इसको रंग आप लोगों ने लाना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर किसी को 1% भी फ़ायदा हुआ है तो सिर्फ एक कमेंट आपने ज़रूर करना है और बताना है। आप लोग बेशक मेरा 100 बंदा देखते हैं, 200 बंदा, 1000 या 10,000 देखते हैं, सिर्फ एक कमेंट आपका बनता है और एक कमेंट की वजह से मुझे जो मोटिवेशन मिलती है, यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, बोल रहा होता हूँ मुतवातिर एक घंटा, तो आप लोगों को क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट करना होता है और किसी एक अपने प्यारे के साथ शेयर करना होता है। शायद आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसको भी फ़ायदा हो, और एक लाइक भी ज़रूर बनता है। सब्सक्राइब तो आप पहले से कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं प्रॉपरली इस चैनल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे कमीशन की तैयारी मिलने वाली है। क्योंकि मैंने एक उम्र का हिस्सा लगाया है तकरीबन 3 साल इसी चीज़ को करने के लिए, तो क्यों ना आप लोगों को इससे फ़ायदा हो और आप मुझे इसका फ़ायदा पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। चलें, हम कहाँ पे थे जी, 1972 शिमला एग्रीमेंट में थे हम। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा इवेंट है। अच्छा, हमारा 20 दिसंबर 1971 को शाहजहां खान साहब क्या करते हैं जी, जब देखते हैं कि हालात जो है हाथ से निकल गए हैं, शाहजहां खान साहब चले जाते हैं और उस वक्त हुकूमत की बागडोर जो है, जैसे ही हमारे इलेक्शन हुए थे, ठीक है, इलेक्शंस को तो हमने देख लिया था कि हमारे इलेक्शन का क्या रिजल्ट है, तो एक दो क्वेश्चन इसी पे बनता है कि शाहजहां खान साहब कब जाते हैं। हमारा 7 दिसंबर 1971 का इवेंट देख लेना, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे कुछ इवेंट जो हैं वो हमने शायद स्किप कर दिए हैं। जो कि 7 दिसंबर 1971 को नूरुल अमीन साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और हमारे जो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रखने वाले जो है वो नूरुल अमीन साहब हैं। 7 दिसंबर 1971 नूरुल अमीन है ये, ठीक है, मैंने जैसे भी लिखा है आपने नूरुल अमीन लिखना है। 7 दिसंबर 1970 ये 7 दिसंबर से आते हैं और 20 दिसंबर 1971 तक रहते हैं नूरुल अमीन साहब। कितने दिन बनते हैं जी, 7 से 13, 7 और 13 20 बनता है, तो यानी 13 दिन के लिए 13 डेज ओनली, ठीक है। क्या है जी, शॉर्टेस्ट टेन्योर। शॉर्टेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन है जी, शॉर्टेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नूरुल अमीन साहब, जो कि सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं 20 दिसंबर को, क्योंकि हम उस वक्त अभी सोच रहे हैं कि किसको क्या करना है। 20 दिसंबर, अच्छा, यहाँ पे भुट्टो साहब जो है 3-4 रूप बदलते हैं 1971-72 से लेकर, ठीक है, 1971 से लेकर 77 तक भुट्टो साहब आते हैं और भुट्टो साहब तकरीबन यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, आर्मी चीफ भी बनते हैं, कमांडर इन चीफ भी, ठीक है, और उसके बाद क्या बनते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा भुट्टो साहब को देख लेते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है, अच्छा ठीक, मतलब सही नजर आ रहा है ना। तो भुट्टो साहब जो है 20 दिसंबर से लेकर जुलाई 1970, ठीक है, 20 दिसंबर 1971 से लेकर जब शाहजहां खान साहब जाते हैं तो शाहजहां खान साहब बागडोर किसको देके जाते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर लॉ को। सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जी, भुट्टो साहब हैं, जेड भुट्टो। यहाँ पे क्या है, सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं प्लस प्रेसिडेंट भी हैं भुट्टो साहब। कहाँ से कहाँ तक, 20 दिसंबर 1971 से लेकर जुलाई 1977 तक, लेकिन थोड़ा सा हम रहते तो भुट्टो साहब हैं, लेकिन इसके टेन्योर जो है, चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती रहती हैं कि 20 दिसंबर से 20 अप्रैल को क्या कर देते हैं, 20 अप्रैल 1972 को कर देते हैं मार्शल लॉ एंड कर देते हैं। 20 दिसंबर 1971 से लेकर 20 अप्रैल 1972 सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर खत्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो हमने बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे शुरू हो जाते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट।
अब 20 अप्रैल 1972 से ये चलते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, मार्शल को ख़त्म करके। और जब तक हमारा पहला आइन, अभी तक हम बगैर आइन के चल रहे हैं, पहला और दूसरा आइन तो हमने ख़त्म कर दिया था। अब हम लेके आ रहे हैं 14 अगस्त 1973 को अपना तीसरा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब तक हमारा नया आइन नहीं आ जाता, 20 अप्रैल से लेकर 1973 का तक, 14 अगस्त 1973 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। और फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर 14 अगस्त सैंक्शन सीट मिल जाती है हमें 14 अगस्त 1973 को, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर हम 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई है आई थिंक, 5 जुलाई 1977 तक, जब तक नेक्स्ट मार्शल लॉ नहीं लग जाता, कोई और नहीं आ जाता और हमें घर नहीं भेज दिया जाता, हम क्या रहते हैं जी, पीएम रहते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। कौन जी? भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब। हम सिर्फ अभी तक जुल्फकार अली भुट्टो साहब को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखें कि हमने क्या किया है जी, हम 1972-73 तक पहुंच चुके हैं और हमने डिफरेंट टेन्योर्स देखे हैं, हर किसी के अपने जो कारनामे थे वो देखे हैं। भुट्टो साहब भी कुछ कारनामे जो है वो सारे अंजाम देते हैं और उन कारनामों को हम थोड़ा सा तरतीब के साथ देखते हैं। और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे 1973, 1962 और 1956 का, कि उनमें कंपैरिजन क्या है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि शायद इसी में हम देख लें, और अगर ज़्यादा टाइम लंबा हो गया तो फिर हम इसमें नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल अभी तक हमें टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि नेक्स्ट लेक्चर में जाना पड़े, ठीक है। अच्छा, भुट्टो साहब ने देखा कि जब कोई प्रेसिडेंट आता है, कोई चीफ आता है, कोई आर्मी चीफ आता है, वो प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को घर भेज देता है आर्मी वाले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक फोर्स बनाते हैं कि जो हमारी फेडरल टेरिटरी के अंदर ना आए, जो आएंगे तो वो फोर्स हमें क्या करेगी जी, हमें वो करेगी, क्या कहते हैं, एक तरह से हमारी सेफ्टी होगी, ठीक है। तो वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से 1972 में एक फोर्स लेके आती है। ये फेडरल लफ्ज है, ठीक है, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, कब जी, 1972 को। भुट्टो साहब बड़े समझदार बंदे थे, भुट्टो को पता था कि कैसे कैसे पीछे जो है हमारी फेडरल में फौज जाती है, और डाला क्या करता है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट साहब को उठा के बंद कर देता है। इसने कहा कि आप लोगों ने डंडा उठा के खड़ा होना है। फेडरल की टेरिटरी में, इस एरिया में जो हमारा फेडरल है, इसमें कोई भी आर्मी, कोई भी दूसरी फोर्स नहीं आएगी, और स्पेशल प्राइम मिनिस्टर के हाउस के इर्द गिर्द कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के हाउस के इर्द गिर्द कोई भी नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। ये हो गया। उसके बाद भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं रिफॉर्म्स लेके आऊँगा, मैं रिफॉर्म्स करूँगा और नेशनलाइज करूँगा मैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सरमायादार जो हैं वो सारे के सारे तकरीबन 22 फैमिलीज जो थी, 22 फैमिलीज, 22 खानदान जो थे, वो क्या थे, काबिज थे, सारे के सारे हमारे सरमाए पे, हमारी इंडस्ट्री पे। तो ये कहते हैं कि मैं नेशनलाइज करूँगा, और मैं नेशनलाइजेशन के तहत क्या करूँगा जी, ये एक तरह से रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसमें नेशनलाइजेशन में लेके आऊँगा, सरकारी तहवील में लेके आऊँगा। ये जो सारे के सारे प्राइवेट अपनी फर्म्स चला रहे हैं, अपनी जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये सारी की सारी इंडस्ट्री कौन चलाएगी, ये हुकूमत चलाएगी, हुकूमत इसको अपने कंट्रोल में लेगी। इंडस्ट्री कंट्रोल में लेगी कब, 1972 में, कि आप लोग जी हुकूमत जैसे चाहेगी वैसे चलाएगी और हुकूमत के मुताबिक ही चलाएंगे। तो 1972 के अंदर क्या किया गया जी, इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया, सरकारी कर दिया गया और अपनी ताबीर में ले लिया गया, ठीक है। बेशक जैसे भी था, इंडस्ट्री चल ठीक रही थी। जब हम सरकार में आते हैं तो सरकार में आने के बाद हम कैसे करते हैं वो हमें पता है कि सरकारी मशीनरी जो है बड़ी स्लो चलती है, तो इंडस्ट्री भी स्लो पड़ने लग गई और हम बूम पे जाते जाते ओवर हीटेड इकानमी को हम कैसे लेके आ गए जी, बिल्कुल लॉ ऑफ एलिमिनेशन ही हमारा स्टार्ट हो गया
ये इकोनॉमिक की टर्म है, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को नहीं शायद नहीं लगता, लेकिन लगा दें आप कि हमारी इंडस्ट्री नीचे आना शुरू हो गई 1972 से। ठीक है, क्योंकि हमने नेशनलाइज कर दिया, हमने सरकारी कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हम बैंक्स को क्या करते हैं जी, रिफॉर्म्स इन बैंक्स। बैंक्स जो थे, बैंक्स को हम 1974 में नेशनलाइज कर देते हैं कि बैंक भी सरकारी तहवील में होंगे, बैंक को भी सरकार देखेगी। ठीक है जी, 1974। उसके बाद हम किसको, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एग्री रिफॉर्म्स। एग्री रिफॉर्म्स आपने अयूब खान साहब के भी देखे होंगे और आगे भी देखेंगे। और फिर ये एग्री रिफॉर्म्स जो हैं, ये कौन लेके आ रहा है जी, Z.A. भुट्टो साहब। अभी हमारा जो है भुट्टो साहब का खाता चल रहा है। भुट्टो साहब कहते हैं कि जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड जो है वो तकरीबन इरिगेटेड 150 एकड़, ठीक है जी। कौन सी लैंड, इरिगेटेड लैंड हमारे पास अगर है 150 एकड़, और अनइरिगेटेड लैंड जो हमारे पास है वो तकरीबन 300 एकड़। अनइरिगेटेड लैंड हमारे पास 300 एकड़ हम रख सकते हैं। कौन कहते हैं जी, भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर आपके पास 300 एकड़ से ज्यादा है तो आप रखने के अहल नहीं हैं। ठीक है, 300 एकड़ और अनइरिगेटेड यानी बारानी जो होगी वो कौन सी होगी, हमारे पास 300 एकड़ तक हम रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और इदारे का जो है 1973 1974 के साल में चल रहा है। अब हम मेरे ख्याल है पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन कौन से चल रहे हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आए। हमने आर्मी चीफ को देखा, हमारे पास अब कौन सी चीज बचती है, 1966 से 1971 तक हमारा चीफ जो था वो कौन था जी, जाजा खान साहब चल रहे थे। अब जाजा खान साहब का वक्त जो आ गया था जाने का, तो अब हम थोड़ा सा आर्मी चीफ को भी देख लेते हैं। अच्छा, हमारा आर्मी चीफ का नाम कब आगे तब्दील होता है। ठीक है, हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास था जी CNC। आपको पता है क्या था CNC, कमेंट करना है आपने। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पिछले 5 से 6 लेक्चर्स में ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमारा पहले क्या होता था, CNC होता था, और उसके बाद हमारा कौन होता है जी, CNC के बाद कमांडर इन चीफ होता है। ओहो, मैंने तो खुद बता दिया कमांडर इन चीफ हमारा CNC को ही कहते हैं, हमारा कमांडर इन चीफ। और फिर उसके बाद हमारा होता है जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हमारा नाम जो है वो तब्दील करके सिर्फ कमांडर इन चीफ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया जाता है। कस के दौर में 1972 में जनरल टिक्का खान जब आते हैं तब। लेकिन हमारा पहला आर्मी चीफ कौन था, अगर हम पहले आर्मी चीफ को देखें तो हमारा मैसवी था। ठीक है, और अगर हम देखें कि हमारा पहला पाकिस्तानी नेटिव आर्मी चीफ कौन था तो अयूब खान था। और अगर हम कमांडर इन चीफ से आर्मी चीफ मतलब नाम जो है तब्दील होने के बाद देखें कि हमारा कौन था। अच्छा, कमांडर इन चीफ पहला ब्रिटिश नेटिव था। आपने ये चीज़ थोड़ा सा फर्क रखना है कि हमारा पहला कमांडर इन चीफ कौन था, या वो पूछता है कमांडर इन चीफ पाकिस्तानी कौन था, पाकिस्तानी नेटिव तो पाकिस्तानी अयूब खान था। अगर ओवरऑल की बात करें जो पाकिस्तान में जिसने सारा किया तो वो मैसवी थे। ठीक है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो थे। और अगर पाकिस्तानी पहले कमांडर इन चीफ की बात करें तो वो अयूब खान साहब थे। और अगर हम पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें जब हमारा नाम तब्दील होता है तो वो हमारे हैं टिक्का खान, टिक्का खान। लेकिन टिक्का खान से पहले भी हमारे पास कोई है जो यहाँ पे आया है, गुलहसन खान साहब थे मेरा ख्याल है 1971 से 72 तक। हाँ जी, ठीक है, हमारे जाजा खान थे 1966 से 71 तक। जाजा खान साहब थे हमारे 1966 से 1971 तक। हमारे कौन थे जी, जाजा खान है। फिर 1971 से 1972 तक कौन है जी, हमारे गुलहसन खान। कौन है जी, गुलहसन खान। उसके बाद हमारे 1972 में आ जाते हैं जी हमारे टिक्का खान साहब, जो कि 72 से 1976 तक रहते हैं, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टिक्का खान
72 से 1976 तक। और ये हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आपने नाम याद रखने हैं। अगर पहला नेटिव आर्मी पाकिस्तान का कहा जाए तो अयूब खान है। अगर वैसे ओवरऑल पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ पूछा जाए तो वो मैसरवी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा जाए नाम के हिसाब से तो वो हमारे हैं टिक्का खान साहब। तो आपने ये याद रखना है, पहले ब्रिटिश था, फिर उसके बाद पहला पाकिस्तानी पूछ सकता है और फिर पहला कमांडर आर्मी चीफ पूछ सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरतीब को याद रखना है ताकि आप भूल ना जाएं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमारा हो गया। हम थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल टाइम हमारे पास पड़ा है तो हम क्या कर लेते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशंस को देख लेते हैं, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशंस का सारा जो कंपेरिजन करना है उसको कर लेते हैं। जो कमीशन पूछता है उस हिसाब से, ताकि हम अपना लेक्चर जो है इसको, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है हमारा डिप्टी अकाउंटेंट के लिए आप शायद अप्लाई करेंगे या आप फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे या कर चुके होंगे, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि अगस्त तक हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है इनको इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दें एक प्लेलिस्ट की शक्ल में। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यार जो किताबें लिख के हैं, जो तारीख रकम कर के हैं, उसके बाद कंबाइन की है लोगों ने, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ याद रखना है। एक दो बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो याद हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे पास टोटल कॉन्स्टिट्यूशंस कितने हैं इस वक्त तक? 3 हैं। पहला 1956 का, दूसरा 1962 का और तीसरा जो है 1973 का। आपने इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इनकी डेट को देखना है कि किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंप्लीमेंट किया गया, पास किया गया, ठीक है। हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस को देख लेते हैं कि हमारा जो पहला है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 23 मार्च, हमने कंपैरिजन करके देखना है ताकि चीजें आपको याद रहें। 23 मार्च 1956 को हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या हुआ जी, पास हुआ। और इसको पास किसने किया और ये पेश किसने किया, ठीक है जी। ये चीज इसकी देखने वाली है कि पास किसने किया और पेश किसने किया। उसके बाद हमारा है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड हमारा है 8 जून 1962। 8 जून 1962। आपने इनकी डेट्स को याद रखना है। और हमारा थर्ड है जी 14 अगस्त 1973। हमें पहले की डेट और तीसरे की डेट याद रखने में कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला जो हमारा है 23 मार्च को, तो 23 मार्च हमारा पाकिस्तान डे भी है, आपको पता है। 23 मार्च 1940 को हमने फर्स्ट रेजोल्यूशन जो है वो पेश की थी, ठीक है। तो हमारा 23 मार्च हमें इसलिए याद रहता है कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसको आप वैसे याद रख लें कि 8 जून 1962 है। और हमारा जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है 14 अगस्त 1973। हमारा अभी तक जो चल रहा है वो भी 1973 है, कंटिन्यू है। और उसकी डेट 14 अगस्त है, जो कि 14 अगस्त हमारा पाकिस्तान बना था। तो आप ये भी आसानी से याद रख सकते हैं कि 14 अगस्त 1973। आपने ये डेट्स देख ली। उसके बाद हमें इसमें देखते हैं कि ये पेश किसने किया था। ये पेश किया था चौधरी मोहम्मद अली ने। चौधरी मोहम्मद अली उस वक्त क्या थे जी, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है। चौधरी मोहम्मद अली हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और पास किसने किया, तो हमारे सिकंदर मिर्जा साहब ने पास किया। सिकंदर मिर्जा क्या थे उस वक्त, गवर्नर जनरल थे, जिसको गवर्नर जनरल से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का दर्जा मिल गया सिकंदर मिर्जा साहब को। तो पेश किसने किया था जी, तैयार किसने किया था जी, चौधरी मोहम्मद अली ने। और पास किसने किया, साइन किसने किए थे, प्रेसिडेंट साहब ने, गवर्नर जनरल साहब ने। जो गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट का ओहदा उस वक्त दिया गया। पहले गवर्नर जनरल होता था, पहले हमारे 4 गवर्नर जनरल थे। और फिर 1956 के आइन के तहत, मैंने आपको पहले बताया लेक्चर में,
कि फिर इसके अंदर मिर्जा को गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट का नाम दिया गया और पहला गवर्नर जनरल से लास्ट गवर्नर जनरल से पहला प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, 23 मार्च 1956 को। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास कितने वो हैं, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल इसमें है 2, 3, 4, कितने हैं जी, 234 आर्टिकल्स हैं। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं, तो 250 आर्टिकल हैं, 250 आर्टिकल हैं। ठीक है जी, 1962 के अंदर हमारे पास कितने हैं जी, 250 हैं। अच्छा, इसको तो पास किया था सिकंदर मिर्जा ने, इसको किसने किया था, अयूब खान साहब, AYK, वहां जोर है उसको थोड़ा सा इग्नोर करें आप। ठीक है, तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने पास किया था, अयूब खान साहब को, अयूब खान साहब ने। पहले को सिकंदर मिर्जा साहब ने। पहले के अंदर हमारे पास आर्टिकल कितने हैं, 2, 3, 4, 234। आपने देखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। पहले में कितने हैं जी, 234, दूसरे में कितने हैं जी, 250, और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में हमारे पास है 280। ठीक है, ये तो हमारे हैं आर्टिकल्स। अच्छा, पहला हमारा किसने पेश किया, पास किया जी, सिकंदर मिर्जा साहब ने, दूसरा अयूब खान साहब ने, और तीसरा किसने किया था जी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब। किसने पास किया था जी, हमारे पास कौन सा है, ZA भुट्टो साहब। ठीक हो गया जी। तो ये आपने डिफरेंस देखना है, इनके नाम याद रखनी है, इनकी डेट्स। बड़ी तरतीब के साथ मैंने एक बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको कंपाइल किया है और तैयार किया है ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी बने। बेसिकली कंपैरिजन करने का मतलब ही यही होता है ताकि आप चीज को अच्छे तरीके से और कंपैरिजन करके याद रख सकें, आपको भूले ना। ठीक है, उसके बाद इसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, अगर हम नाम की बात करें तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन इसमें सिर्फ रिपब्लिक कहा गया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में से पाकिस्तान इस्लाम को वो कर दिया, इस्लामिक नाम जो है वो हटा दिया किसने, अयूब खान साहब ने, और सिर्फ कहा रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का नाम क्या था। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक है, तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा अयूब खान साहब ने कि हमारा जो है सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। उसके बाद कुछ कंट्रीज हैं जिनका अनरिटन होता है। ठीक है, क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूछा जाता है कि रिटन है या अनरिटन है, तो हमने एक एक चीज जो है रिटन की भी है, लिखी हुई है, तो उसकी फॉर्म भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लिखा हुआ है, ना कि अनरिटन है। ठीक है, हमने इसमें सारी की सारी चीजें जो है, सारे के सारे रूल्स जो हैं वो क्या कर दिए हैं जी, लिख के ड्रा किए हुए हैं कि हमारा कौन सा जो है कानून, कौन सा इदारा किस असूल के तहत वर्क करेगा, चलेगा, रन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन से हैं, तीनों की दोनों हमारे जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें तो जी हमारे पास इसमें अगली चीज कौन सी आती है, हमारे पास प्रीएम्बल। हमने एक लफ्ज पढ़ा था कि प्रीएम्बल ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस, किसको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो हमारी इसका पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारा पहला एक तरह से एक खाका था करारदाद मकासद 1949 वाली, जो कि इसका हिस्सा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1962 के आइन, 56 के आइन, 1973 के आइन, तीनों आइन में क्या है जी, हिस्सा है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको हिस्सा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये कौन सा था जी, फॉर्म गवर्नमेंट की कौन सी थी जी, कि हमारी गवर्नमेंट जो होगी वो पार्लियामेंट्री होगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो इसका हेड होगा गवर्नमेंट का, और प्रेसिडेंट होगा स्टेट ऑफ हेड होगा। ठीक है, तो ये हमारी पार्लियामेंट्री होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन
जो हमारा दूसरा है उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कौन चलाएगा, गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, अयूब खान साहब। ठीक है, अयूब खान साहब कौन सी गवर्नमेंट लेके आते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन पहला जो है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं इसमें। जैसे गवर्नमेंट हमारा प्रेसिडेंट जो था इसके अंदर मिर्जा साहब था। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इसका हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा वो पहला बुनियादी खाका है जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया और उन रूल्स को फॉलो किया जाता है सारे के सारे रूल्स में। अच्छा, तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो वो भी हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये पूछा जाता है। अच्छा, जो अभी हमारा चल रहा है आप देखते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारे प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब। ठीक है, तो कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहले में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन दूसरे के अंदर हमारे पास कौन सी है जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो था ये रिजिड था, सॉरी सेमी रिजिड था, ये रिजिड था और ये सेमी रिजिड। अब रिजिड का मतलब आपको पता है ठोस। ठीक है, यानी जो बना दिया गया जैसे बन गया वो अब तब्दील नहीं हो सकता, उसको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, फैलाया नहीं जा सकता, वो बस फिक्स ही है। ठीक है, रिजिड। तो ये जो था ये था हमारे पास सेमी रिजिड, यानी इसमें अमेंडमेंट्स हो सकती थी, चेंजेस हो सकते थे, कोई कानून जो है उसके अंदर ज्यादा बेहतरी के लिए हम चेंज कर सकते थे, ये सेमी रिजिड था। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि ये रिजिड होगा। मैंने जो कह दिया, जो कानून लागू कर दिया, जैसे बन गया 1962 का आइन, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, ये रिजिड होगा। ये रिजिड बॉडी और सेमी रिजिड और ये चीजें आपने पहले कभी ना कभी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो सेमी रिजिड और रिजिड का आपको पता चल गया है। तो ये भी हमारा क्या होगा जी, सेमी और हैवी सेमी रिजिड है ये हमारा। ठीक है, हैवी सेमी रिजिड इस तरह से है क्योंकि पता है आपको 27 हमारे जो है अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तरामीम हो चुकी हैं और अब 28 तरामीम हम सुन रहे हैं जिसके तहत आपको वोट देने का हक और मुझे वोट देने का हक नहीं होगा। हम अभी बच्चे हैं। ठीक है, हम 25 साल की उम्र हमारी होगी तो हम तब जाके 25 साल के बाद वोट कास्ट करेंगे, जैसे सुन रहे हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को बेहतर लगेगा, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा फैसला होगा। आपको धूप पे नहीं जाना पड़ेगा, आपकी उम्र 21, 22, 23 साल अभी बच्चे हैं आप। ठीक है, तो आप वोट कास्ट करने से बच जाएंगे। तो सेमी रिजिड है हमारा। ठीक है, इसी सेमी रिजिड के तहत हमने पहली क्या कहते हैं अमेंडमेंट की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 15वीं, 20वीं और अब हम 28वीं तक का सोच रहे हैं कि 28वीं तरमीम कर लें। तो इसका मतलब है ये सेमी रिजिड है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे था कि प्रेसिडेंट साहब सिर्फ हुक्म चलाएंगे और वो जो हुक्म कहेंगे, जो चीज कहेंगे वो उस पर अमल होगा और वो पास होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज जो थी इसमें वो थी बंगाली प्लस उर्दू। ठीक है, इसमें भी थी बंगाली प्लस उर्दू, सेम। ठीक हो गया, लेकिन इसमें जो है हमारे 1973 के आइन में उर्दू लैंग्वेज रखी गई थी और उसके साथ इंग्लिश फॉर 15 years, 15 साल के लिए। समझना है थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट को कि हमारे पास लैंग्वेज पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू प्लस बंगाली है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उर्दू प्लस बंगाली है, लेकिन तीसरे में हमने बंगाली को निकाल दिया क्योंकि 1971 को अभी हमने देखा कि हमारे बंगाली भाई जो है वो हमसे अलग हो गए थे, तो हमने बंगाली को माइनस कर दिया और इंग्लिश को ऐड कर दिया। इंग्लिश को ऐड बेसिकली हमने सिर्फ किया था 15 years के लिए। मैंने 15 वाई लिखा है साथ, तो इसका क्या मतलब है, हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में थी उस वक्त। ठीक है, हम ब्रिटिश को लेके आ रहे थे, हम वही चीज़ें जो थी चल रही थी, तो हमने क्या कहा कि हम अगले 15 साल के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इसके अंदर इंग्लिश को ऐड रखते हैं। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंग्लिश और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हमारी कौमी लैंग्वेज है। ठीक है, तो उर्दू हमारी रहेगी। हम 15 साल के अंदर अपनी सारी चीज़ें जो इंग्लिश में हमारे हैं वो हम उनको कन्वर्ट करेंगे और उर्दू में लेके आएंगे, इसलिए हमारा 15 साल तक के लिए इंग्लिश है और फिर हम इंग्लिश को निकाल देंगे, ख़त्म हो जाएगी
लेकिन आज हम कोई भी लेटर अगर उर्दू में लिखते हैं, इंटरव्यू में उर्दू बोलते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ किया जाता है, कराया जाता है कि आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज आप उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ऐसी एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन आज के दौर को देखते हुए इंग्लिश आनी चाहिए, ये चीज़ बहुत बेहतर है। लेकिन अगर बाय लॉ देखें, बाय रूल देखें, तो आपको हर जगह उर्दू की प्रेफरेंस होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश की। लेकिन आज क्या कहा जाता है कि आपका जो चैनल है, जो आप बोल रहे हैं, वो आप उर्दू में क्यों बोल रहे हैं, आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते, इंग्लिश आपको क्यों नहीं आती। पहला सवाल आपको, कहीं आप इंटरव्यू पे जाते हैं, किसी फर्म में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको ये सुनना पड़ता है कि आप उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ तक हो गया हमारी लैंग्वेज की बात। अगर हम बात करें कि हमारे पास हाउसेस कितने थे, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नेशनल असेंबली थी, एक हाउस था। यहाँ पे हमारे पास बाई कैमरल है, और जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी में क्या था जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, पहला जो था हमारा यूनिकैमरल था, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा चल रहा है ये बाई कैमरल चल रहा है, जिसमें हमारे पास दोनों हाउसेज हैं, अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, जिसे सेनेट कहते हैं आप। नेशनल असेंबली के साथ सेनेट भी हमारा मौजूद है, ठीक है जी। और अगली चीज़ हमारे पास ये है कि जो 1962 का आइन था उसमें स्पीकर नॉन मुस्लिम हो सकता है, बाकी प्रेसिडेंट मुस्लिम होगा, ठीक है, मुस्लिम प्रेसिडेंट, लेकिन नॉन मुस्लिम स्पीकर चल जाएगा, नॉन मुस्लिम स्पीकर। ये 1962 के आइन की बात है, ठीक है। और जो हमारा 1956 का आइन था, इसमें हमारा प्रेसिडेंट जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम चल जाएगा। प्रेसिडेंट का मुस्लिम होना जरूरी करार दिया गया था। लेकिन अब जो हमारा चल रहा है इसमें हमारे पास मुस्लिम का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी है। जो इस वक्त 1973 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, इसमें मुस्लिम हमारे पास होना चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट भी और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम होना चाहिए। असल नीचे से नजर आ रहा है, देखो जरा, नीचे से नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखो जी, हाँ जहाँ तक नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास ठीक हो गया। और फिर आता है 7 अक्टूबर 1958 का दिन, जब अयूब खान साहब क्या करते हैं जी, एब्रोगेट कर देते हैं। कौन जी? अयूब खान साहब क्या करते हैं जी, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चल लिया आपने, तो आपकी अब छुट्टी है। तो 7 अक्टूबर 1958 को एब्रोगेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आप ये लिख लें कि 7 अक्टूबर 1958 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड बाय अयूब खान, ठीक है। और सेकंड मार्शल लॉ जो है वो क्या कर दिया जाता है, सॉरी, फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाता है। और हाँ, इसमें जो एज थी वोटर की 21 साल थी, लेकिन अब क्या है जी, 18 साल है, ठीक है। वोटर एज क्या थी तब? 21 साल थी, लेकिन अब आपके पास कितनी चल रही है जी, 18 साल एज चल रही है। और फिर ये जो है 25 मार्च 1969 को याजा खान साहब एब्रोगेट कर देते हैं। मार्च 1969 को देखिए इनकी डेट्स। ये कौन एब्रोगेट करता है? एब्रोगेट का मतलब है तोड़ देना, खत्म कर देना, ठीक है जी। 25 मार्च 1969 को याजा खान साहब इसको क्या करते हैं जी, एब्रोगेट कर देते हैं और सेकंड मार्शल लॉ को स्टार्ट कर देते हैं। और फिर भुट्टो साहब आते हैं और भुट्टो साहब लेके आते हैं जी हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको फिर थर्ड मार्शल लॉ के जरिए 5 जुलाई 1977 को कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया जाता है जी, डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक हमारे पास चल रहा है, ठीक है। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ तो लगाया जाता है, लेकिन 1973-77
77 से लेकर तकरीबन 85 तक ये डिसमिस रहा हमारा, ठीक है। और फिर आगे 87 के बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो गया और अभी तक स्टिल चल रहा है, लेकिन आप इसका डिसमिस का जिक्र ना भी करें तो चलेगा। लेकिन ये जो ज़रूरी पॉइंट्स थे ये सारे के सारे आप नोट कर लें, लिख लें। जो कमीशन पूछता है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तकरीबन हमसे रह गई हो। ज़रूरी पॉइंट्स यही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जहाँ तक आप ये लेक्चर कर लें, इंशाल्लाह हम अगले 12 लेक्चर के अंदर आपने 12वें होते हुए कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर के अंदर सारे का सारा 2026 तक हम कंप्लीट करें और अपने सारे इवेंट्स को करें, ताकि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया जा सके। आपने बड़े अमल के साथ लेक्चर सुना है और नोट किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई चीज़ आप चाहते हो कि इसमें बेहतरी की जाए तो आपने लाजमी अपनी राय देनी है, कमेंट करना है, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।